तो चलिए आज बात करते हैं हाल ही में भारत से जुड़ी 4 बड़ी खबरों की, जिन्हें एक सोर्स ने खुशखबरी का नाम दिया है। देखते हैं कि आखिर ये खबरें हैं क्या और इनका मतलब क्या निकाला जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये चारों खबरें बिल्कुल अलग अलग दुनिया से हैं। एक तरफ एक फिल्म की जबरदस्त कामयाबी, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और चुनावी घमासान की बातें। हम इन सारी घटनाओं को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे एक फिल्म को पड़ोसी देश से जोड़ा जा रहा है, फिर जानेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत ने क्या किया, और आखिर में बंगाल के चुनाव में जो एक अभूतपूर्व टकराव हो रहा है उसकी तह तक जाएंगे। तो पहली खुशखबरी में एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन बनाया गया है, एक सुपरहिट फिल्म और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक हालत के बीच। पहली खबर है फिल्म धुरंधर 2 की धमाकेदार ओपनिंग। बताया जा रहा है कि इसने पहले ही दिन इतनी कमाई की जो कि पिछली बड़ी ब्लॉकबस्टर पठान के रिकॉर्ड से भी लगभग डबल थी। अब देखिए, बात यहां और दिलचस्प हो जाती है। सोर्स इस फिल्म के एक डायलॉग का इस्तेमाल अगली खबर से कनेक्शन बनाने के लिए करता है, और वो डायलॉग है, पाकिस्तान की जो कब्र खुदेगी वो हिंदुस्तान से ही खुदेगी। और ठीक इसी डायलॉग के बाद सोर्स दूसरी खुशखबरी सामने रखता है कि पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक तंगी और फ्यूल की भारी कमी के चलते अपनी गणतंत्र दिवस परेड ही कैंसिल कर दी है। चलिए अब देश के अंदर की हलचल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के एक बहुत ही तनाव भरे समुद्री इलाके में भारत आखिर क्या कर रहा है। तो ये है ऑपरेशन संकल्प। हॉर्मुज की खाड़ी में जब तनाव बहुत बढ़ गया तो भारत ने अपने व्यापारिक जहाज़ों को सेफ रास्ता देने के लिए ये नेवल मिशन लॉन्च किया। और ये जो नंबर है 19, ये उन भारतीय जहाज़ों की संख्या है जो अब भी उस खतरनाक रास्ते से सुरक्षित निकलने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मिशन और डिप्लोमैटिक बातचीत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सोर्स के मुताबिक भारत ने जिस तरह से डिप्लोमेसी के जरिए इस मुश्किल को संभाला है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यहां तक कि कुछ इंटरनेशनल कमेंटेटर्स इसकी तुलना अमेरिका के रवैये से भी कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरी और कह सकते हैं सबसे बड़ी खबर पर। यह खबर है पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच एक बहुत बड़े टकराव की। ये स्लाइड दिखाती है कि ये टकराव कैसे बढ़ता गया। देखिए, पहले चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने 15 सीनियर पुलिस अधिकारियों को इलेक्शन ड्यूटी से हटा दिया। फिर जब राज्य सरकार ने उन्हें दूसरी पोस्टिंग दी तो ईसीआई ने उसे भी कैंसिल कर दिया और उन अधिकारियों को बंगाल से बाहर ही भेज दिया। और इस पूरे मामले में एक अधिकारी का नाम बार बार सामने आ रहा है। वो नाम है स्मिता पांडे का, जिन्हें एक बहुत ही अहम रोल दिया गया है। अब देखिए, पांडे का मुख्यमंत्री के साथ एक पुराना विवाद रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग का उन्हें उसी सेंसिटिव एरिया में चुनाव का सीधा चार्ज देना एक बहुत बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर तक ही नहीं रुकी। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग ने अपनी ताकत का कितना बड़ा प्रदर्शन किया है। 2500 ये पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों की संख्या है जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में तैनात करने का फैसला किया है। अब इस नंबर को जरा ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। एक राज्य के चुनाव के लिए जो सिक्योरिटी फोर्स लगाई जा रही है, वो पिछले नेशनल इलेक्शन में पूरे देश में इस्तेमाल हुई फोर्स का लगभग 75% है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और एक्शन यही नहीं रुके। 50 से ज्यादा बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। हर पोलिंग बूथ की वेबकास्टिंग को जरूरी कर दिया गया, और तो और डेवलपमेंट फंड्स पर भी रोक लगा दी गई। तो जाहिर है, इतने बड़े एक्शन के बाद सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने इस पर क्या कहा, क्या किया। मुख्यमंत्री का जवाब आया एक लंबे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, जिसमें उन्होंने इसे अघोषित आपातकाल और राजनीतिक हस्तक्षेप करार दिया। ये शब्द उनकी नाराजगी को साफ साफ दिखाते हैं। तो कुल मिलाके राज्य सरकार का आरोप ये है कि ये सब कोई निष्पक्ष प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि उनकी नज़र में ये एक राजनीतिक चाल है जिसका सीधा मकसद चुनाव से ठीक पहले उनकी ताकत को कम करना है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर एक निष्पक्ष चुनाव कराने के नाम पर एक संवैधानिक संस्था किसी राज्य की सरकार पर कितना कंट्रोल कर सकती है, और ये जो पावर का बैलेंस है, ये आने वाले वक्त में कैसा दिखेगा।